This conference will now be recorded. उसने बताया था कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है, वो इंक्लूड करता है कमिटमेंट एंड एटीट्यूड टू नेवर अवर गॉड्स फियर। ये सब उसने बताया था एंड आफ्टर दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उसने बताए थे। Okay, very good. You nailed it, Bharti. Thank you so much. Guys, ठीक है. So now अगर आप लोगों के पास कोई डाउट नहीं है तो हम फर्स्ट यूनिट का रिवीजन शुरू करते हैं. ठीक है. जो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि जो वहां पे वाधवानी एसोसिएशन पे आपको पढ़ाया जा रहा है या वहां पे जो आपको दिखाया जा रहा है आपको वो ही लिखना है पेपर में. आप पेपर में अपने नोट्स खुद भी बना सकते हो या कहीं और से आपको कोई मटेरियल मिल रहा है, आपके पास कोई एंटरप्रेन्योरशिप की बुक है तो वहां से भी पढ़ सकते हो. देयर इज नो कंपल्शन कि आपको लर्न वाइज वाला ही मटेरियल लिखना है. ठीक है. सो लेट वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट यूनिट. जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ईडी की, वो बेसिकली है कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्कोप, ये सब है. इसके बाद हमारा आता है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसका माइंडसेट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. देन नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा मार्केटिंग मिक्स, the 7 P's of marketing. Then we are having next topic business plan and business strategies. Then next topic here is the characteristics and qualities of a good entrepreneur or successful entrepreneur. Then we are having one success story which is which you have to go through there from LearnWise. And the last topic we are having for first unit is customer segmentations. तो ये कुछ इजी टॉपिक है हमारे पास. अगर आप अपना सिलेबस गाइस गौर से पढ़ोगे तो उसमें रिपीटेशन बहुत है, तो हम जो रिपीटेड टॉपिक्स है वो नहीं करेंगे. जैसे कि इन्होंने ऊपर हमें बताया 4 P's एंड 7 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स एंड 7 P's ऑफ मार्केटिंग. तो जो मार्केटिंग मिक्स के जो 4 P's हैं वो ही है P's हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के. तो नीचे इन्होंने फर्स्ट यूनिट में दोबारा से दे दिया 4 P's ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये टॉपिक रिपीटेड है, तो रिपीटेड टॉपिक हम बार बार नहीं करेंगे. ठीक है. ऐसे ही फर्दर आगे यूनिट्स में आपके क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बार बार रिपीट होगा, मार्केटिंग के फीस बार बार रिपीट होंगे. तो ये हम टॉपिक एक ही बार कवर करेंगे. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है, फर्स्टली इसकी प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. बिकॉज व्हाई इट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ये इट इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इट इज नॉट एन हिंदी वर्ड, इट इज अ फ्रेंच वर्ड. इट्स डिराइव्ड फ्रॉम फ्रांस. तो इसकी वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप क्यों है, क्योंकि इसमें देखो ये एंटर क्यों नहीं बोलते हम इसे, ENTER होती है एंटर, ये है ENTRE. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है. ठीक है. एंटरप्रेन्योरशिप का से हम क्या समझते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्योग, उद्यमिता. कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस, कोई भी वेंचर, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. ठीक है. बेसिकली ये जो है it is a complete set of creation, innovation, skills which is required for an entrepreneur. एक उद्यमी के लिए जो भी हमें आइडिया जनरेशन, क्रिएशन, इनोवेशन और जो भी स्किल्स हमें चाहिए होती हैं वो आती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर. Like if I talk about the history of entrepreneurship in India, entrepreneurship हमारा जो आया था आफ्टर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, entrepreneurship ज्यादा उभर के आया. जब हमारा भारत गुलाम था उससे पहले हमारे भारत में व्यवसाय जैसा कुछ भी नहीं था. ठीक है. लोगों को पता नहीं था, लोग हमारे इंडिया के लोग बहुत भोले थे, उन्हें इन चीजों के बारे में पता भी नहीं था कि इस तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं और पैसा इतना जरूरी है. ठीक है. तो लेकिन ब्रिटिशर्स के रूल्स के बाद एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ. ठीक है. इससे पहले जो था इंडिया के अंदर चलता था बार्टर सिस्टम.
बार्टर सिस्टम, यू ऑल नो अबाउट इट। बार्टर सिस्टम क्या होता था? वस्तुओं का आदान प्रदान। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गेहूं है और तुम्हारे पास कपड़ा है, तो आई नीड अ क्लोथ्स, यू नीड अ व्हीट। अब मुझे कपड़े की जरूरत है, आपको गेहूं की जरूरत है, तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे कि भाई मैं तुझे इतना कपड़ा देता हूँ, तो मुझे बदले में इतनी गेहूं दे दे। इंडिया में व्यापार यहीं तक सीमित था। बट आफ्टर आफ्टर दिस रूल, उसके बाद हमारे इंडिया में जो था एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा बढ़ा। और इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल और टाइम चेंज होता गया, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता ही चला गया इंडिया के अंदर। ठीक है, और आज एंटरप्रेन्योरशिप इतना स्ट्रॉन्ग है इंडिया में कि वी आर हैविंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वी आर हैविंग रूरल एंटरप्रेन्योर्स, we are contributing in economy, we are contributing in society through the entrepreneurship. So that much entrepreneurship is important for our society and economy of India for nowadays. और एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंच वर्ड क्यों है? क्योंकि देखिए जो हमारी फॉरेन कंट्रीज थी ना, लाइक फ्रांस, फ्रांस जो है वो शुरू से ही समृद्ध देश माना गया है। ठीक है ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइक इनका इंडिया के साथ रिलेशन बहुत पुराना है फ्रेंच पीपल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो सेशन था हमारा, चाणक्य वाला जो सेशन था, उसमें जो बेसिकली जो रानियां थी ना, वो फ्रांस की थी। फ्रांस से हमारा बहुत ज्यादा लेना देना हुआ था। ठीक है, जैसे हेलना थी फ्रांस की थी। तो ऐसा माना जाता है स्टोरीज में कि वहां से ये एंटरप्रेन्योरशिप चल के आया। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली जो अगर मैं इसका वो करूँ आपको, एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर है ना, एंटरप्रेन्योर का डिक्शनरी मीनिंग होता है बेसिकली एकाकी व्यक्ति, सिर्फ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एक बंदे की जो एक सिंगल बंदे की जो डेवलपमेंट होती है, उसको पुराने जमाने में कहते थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। धीरे धीरे इसका जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल और टाइम चेंज होता गया, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी चेंज आते गए। ठीक है, तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। द स्टार्टिंग ऑफ एनी न्यू बिजनेस, एनी न्यू वेंचर is called as entrepreneurship. Are you all clear with it? Okay, moving forward, uh, then we are having a conceptual model of entrepreneurship. Entrepreneurship का conceptual model क्या कहता है? देखिए कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि entrepreneurship होती है बिजनेस को शुरू करना, वेंचर को शुरू करना। इसका conceptual model क्या कहता है? इसका conceptual model 4 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, पहला है हमारा टास्क, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज पर्सन, एंड लास्ट वन इज एनवायरमेंट। ये 4 चीजों के बिना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट संभव नहीं है। ये चारों चीजें बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बोथ। तो इसीलिए इन चारों पॉइंट को कहा गया कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। टास्क, ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एंड एनवायरमेंट। अब इनको एक एक करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनमें से हम एक भी बिंदु को हटा दें, हेलो, yes, someone is talking, I guess. Namit, do you have any doubt, Namit? No, sir. Okay. Okay, तो we are talking about the conceptual model of entrepreneurship. Conceptual model जो होता है वो 4 चीजों से मिलके बनता है, टास्क, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट। अगर इन चारों में से हम एक भी पहलू को तोड़ दें, एक भी पहलू को हटा दें, तो एंटरप्रेन्योरशिप होना संभव नहीं है।
ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ SVSU। SVSU इज अ ऑर्गेनाइजेशन, मानते हो ये सब, है ना? SVSU एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली SVSU। अगर हम इनको एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, SVSU इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु डील्स विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट। SVSU जो है ऐसे बिजनेस में है जो कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन देती है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, तो प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, स्टूडेंट्स का भी भला हो रहा है, और बहुत सारे पीपल भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल मॉडल बन रहा है ना SVSU के थ्रू। भाई SVSU एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास एक टास्क है कि भाई उसको कुछ एक फीस रखनी है और बच्चों को एजुकेशन देनी है, और बदले में बच्चों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने हैं उनकी पढ़ाई के। ठीक है, ये उसका टास्क हो गया। ठीक है, और उसका टास्क क्या हो गया? जॉब क्रिएशन उसका टास्क हो गया। ठीक है, तो जब पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलती है तो एक इन्वायरमेंट बनता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोई भी आप बिजनेस का एग्जांपल उठा के देख लो, ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल वहीं पे आपको दिख जाएगा, वहीं पे नेसेसरी होता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल। इसमें से अगर हम एक भी चीज हटा दे तो चल पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टास्क हटा दूं, टास्क के बाद अब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट है, बट टास्क नहीं है, तो एसओएस क्या करेगा बैठ के? बच्चे क्या करेंगे आके जब टास्क ही नहीं है? अगर अगर मैं क्लासरूम में तुम्हें कोई एक्टिविटी ही ना दूं तो तुम लोग क्या कहोगे? तुम लोग यही कहोगे ना कि बोरिंग सेशन है, कुछ मजा नहीं आता, क्या करेंगे, क्लास लगा के खुद ही पढ़ लेंगे। तो टास्क नहीं है तो वहां पे एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं, और जैसे एक्टिविटीज खत्म होने लगती हैं तो इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, और इंटरेस्ट और क्रिएशन इनोवेशन के बिना एंटरप्रेन्योरशिप अधूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्चुअल मॉडल के चारों पॉइंट बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो कंसेप्चुअल मॉडल पता चला आप सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, मूविंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। जैसे एज यू ऑल नो, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है कि नया बिजनेस शुरू करना, कोई भी जिसमें कि कोई हमारी क्रिएटिविटी हो, कोई इनोवेशन हो, और एक रिस्क हम ले। एंटरप्रेन्योर जहाँ पे भी आता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, वहां पे समझ लेना कि रिस्क तो जुड़ा ही हुआ है। बिना रिस्क के एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकती। ठीक है, रिस्क हमारा टाइम का हो सकता है, हमारे पैसे का हो सकता है। ठीक है ना, रिस्क हमारा किसी भी चीज का हो सकता है। तो जहां पे भी रिस्क होगा, प्रॉफिट जनरेशन के लिए हम अपना टाइम पैसा लगा रहे हैं, और कोई नई क्रिएशन हो रही है, कोई इनोवेशन हो रही है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई बता पाएगा मुझे? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? नॉट एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप। एक उद्यमिता के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? How this entrepreneurship is very helpful to us? What would be the characteristics of entrepreneurship? Can anyone take chance? Okay. Characteristics of entrepreneurship, जो entrepreneurship के जो characteristics हैं वो basically 4 होते हैं हमारे। ठीक है, 4। गाइस, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बिकॉज आपकी तरफ से बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे प्रवचन से चल रहे हैं। गाइस, माइक ऑफ करके चले तो नहीं गए? You are wasting my time and yours too. Hello, hello, hello. Hello, someone is there?
Bharti, are you there? Namish, are you there? Anjali, Aarti, Bhushan, Vijender, Deepak, are you there? Yes, sir. Yes, sir. ओके गाइस, बीच में ना बोलते रहा करो क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास है ना, तो मैं तुम्हें देख तो पा नहीं रहा, बट मुझे ऐसा कई बार तुम ऐसा महसूस करवा देते हो जैसे बाबा जी के प्रवचन चल रहे हैं और तुम लोग बिल्कुल नहीं इंटरेक्शन करते हो। एटलीस्ट ट्राई के मुझे पता चले कि यहाँ पे तुम लोग जिंदा हो, अभी सोए नहीं हो। बोरिंग हो रहा है क्या लाइक सेशन? नो सर। ओके, सो मैंने आपको कहा था कि ट्राई तो करो कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने के एंटरप्रेन्योरशिप के। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप? बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला है रिस्क बियरिंग, सेकंड वन इज प्रॉफिट मेकिंग, थर्ड वन इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। I'm repeating it again: economic activities, creativity and innovation, risk bearing and profit making. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। जैसे कि देखिए, कभी भी हम कुछ भी बिजनेस शुरू करेंगे ना, कोई भी एंटरप्रेन्योर लॉस की सोच के बिजनेस शुरू नहीं करता। he or she always think of the profit। जहां पे प्रॉफिट नहीं होगा वहां एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचता है, वो लॉस के बारे में कभी नहीं सोचता। लॉस के बारे में सोचेगा तो वो बढ़ ही नहीं पाएगा आगे। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी एंटरप्रेन्योर जो है लॉस के बारे में नहीं सोचते, तो वो हमेशा सिर्फ उन्हें प्रॉफिट दिखता है, ठीक है। रिस्क बियरिंग क्या होता है? कि जब भी हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं, XYZ हम कुछ भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो कितना लंबा चलेगा, हमें नहीं पता कि उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हमें नहीं पता ये पहले चला है कि नहीं चला है, या हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। बस हमारे पास एक आइडिया है, हमारे पास एक इनोवेशन है, उसको लेके हम अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिजल्ट का हमें नहीं पता, तो वो एक रिस्क हुआ ना। तो ऐसे ही हर एक एंटरप्रेन्योर एक रिस्क के ऊपर अपना बिजनेस शुरू करता है, ठीक है। तो रिस्क बियरिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन क्या होता है? देखिए, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर्स हैव टू बी वेरी हाईली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपना बिजनेस सक्सेसफुल करना है, लास्ट स्टेज तक लेके जाना है, मैच्योरिटी की स्टेज तक लेके जाना है बिजनेस को, और आपको बहुत लंबा चलना है मार्केट में, तो आप कॉपी पेस्ट वाले काम से नहीं चल पाओगे। आपको अपने आइडियाज लेके आने पड़ेंगे, अपनी मार्केट को कुछ नई चीज देनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, है ना। जैसे कि मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है कि कोई भी कॉम्पिटिटर आता है ना, तो जो पुराने लोग होते हैं ना, जो पुराने मार्केटर्स बैठे होते हैं सेम बिजनेस वाले, वो फटाफट से ना क्या करते हैं, अपना ना स्ट्रेटेजीज चेंज कर देते हैं भाई। या तो वो अपने प्राइस को फ्लक्चुएट कर देंगे, ठीक है, या प्रोडक्ट को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है? उनकी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल लक्स साबुन है, आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। तो पहले जो लक्स साबुन आती थी ना, वो बड़ी नॉर्मल आती थी, चौरस सी एक डब्बी सी आती थी, चौरस शेप में आती थी, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में सॉरी, और बिल्कुल प्लेन होती थी, और उसके ऊपर सिंपल लिखा होता था लक्स, सफेद रंग की होती थी। वो आती थी मार्केट में और वो बहुत बिकती थी। लेकिन जैसे जैसे साबुनों का मार्केट बढ़ी, नई नई ब्रांड्स आए, नई नई कंपनीज आई, तो लक्स को क्या लगने लगा कि अब तो तेरी मार्केट हिल जाएगी, तेरे कस्टमर्स हिल जाएंगे, तेरी सेल कम हो जाएगी, तो तुझे कुछ क्रिएटिविटी और इनोवेशन करनी चाहिए। तो लक्स वाले एंटरप्रेन्योर ने दिमाग लगाया कि लोगों का माइंडसेट क्या है, कस्टमर्स का माइंडसेट क्या है, कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर क्या है। उसने कस्टमर्स को अलग अलग सेगमेंट में तोड़ दिया। उसने क्या किया? उसने देखा कि कुछ कस्टमर्स, जैसे मेरे 50% कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। और उसने देखा 50% ऐसे हैं जो कि ना
इस अट्रैक्शन पे ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, तो लक्स वाले ने क्या क्रिएटिविटी और इनोवेशन की फटाफट से, उसने देखा कि अभी टॉप पे हीरोइन कौन सी चल रही है। उस टाइम पे टॉप पे हीरोइन फॉर एग्जांपल करीना कपूर चल रही थी। ठीक है, तो उसने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ठीक है, अब उसने अट्रैक्शन देने के लिए क्या किया, एक इतनी जबरदस्त एडवर्टीजमेंट बनाई जिसमें कि करीना कपूर क्या है, एक टब में बैठ के नहा रही है लक्स के साबुन से। ठीक है, और वो नहाती नहाती क्या करती है, पहले एक हाथ निकालती है टब से बाहर, फिर एक टांग निकालती है टब से बाहर। अब वो हाथ और टांग निकालने का भी मोटिव है। वो मोटिव क्या है कि जो करीना कपूर, वो कस्टमर्स को क्या बताना चाह रहा है कि कस्टमर का माइंड पे क्या इम्पैक्ट जाएगा उस हाथ और पैर का, ये जाएगा कि जो करीना कपूर है ना, करीना कपूर का तो ऊपर से लेके नीचे तक कलर सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि ये लक्स साबुन से नहाती है, तो माइट भी हमें भी लक्स साबुन लानी चाहिए, हम भी इसी से ही नहाएंगे, हमारा कलर जो है इवन हो जाएगा, हमारा जो कलर टोन है। कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट गया एडवर्टीजमेंट का। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो नहा के निकलती है, बहुत उसको एक लैविश सा डिजाइनर गाउन पहनाते हैं जिसमें कि पूरा लंबा ऊपर से लेके नीचे तक कट होता है। उसमें से फिर वो ऐसे टांग निकाल के खड़ी हो जाती है। वो क्या है, वो अट्रैक्शन के पॉइंट्स हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि लक्स साबुन इतनी हाईली अफेक्टेड है कि इतने ग्लैमरस हम लग सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन होती है एक एंटरप्रेन्योर की, कि इस तरीके से हम करें। ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ, उससे वो अपनी मार्केट उस टाइम पे बचा पाया लक्स साबुन वाला, और लक्स साबुन आज भी चल रही है। ठीक है, तो ये होती है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो हमारी सराउंडिंग में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो सब हमारे इकोनॉमी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये हमारी मदद करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि जॉब क्रिएशन। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जब भी हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। कंसेप्चुअल मॉडल से अगर हम सोचें तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें बंदों की जरूरत है, पीपल चाहिए। वो पीपल कैसे आएंगे, जब हम जॉब निकालेंगे, जॉब निकालेंगे, है ना। तो एंटरप्रेन्योर क्या हुए, बेसिकली जॉब क्रिएटर हुए। और जॉब क्रिएशन क्या है, बेरोजगारी दूर कर रहा है। बेरोजगारी दूर कर रहा है तो क्या ये इकोनॉमिक में हेल्प कर रहा है ना, इकोनॉमी एक्टिविटी हुई है। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप जो है इकोनॉमी के अंदर भी बहुत ज्यादा सहायक होती है। टैक्स पे करती है एंटरप्रेन्योर जो है, उनके ऊपर अलग टैक्स लगता है, वो टैक्स पे करते हैं। तो इकोनॉमी एक्टिविटी हुई, टैक्स पेइंग भी। ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग, बाहर से सामान लेके आते हैं फॉरेन में, या इंडिया का सामान फॉरेन में जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इंटर इंटर स्टेट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो दीज फोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप: इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग। समझ में आ गई? कोई डाउट है यहाँ तक? टिल वी हैव डन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होती है, द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई गेस? Yes, sir. Okay, thank you. Yes. Now moving to the skills. There are certain skills which is required for entrepreneurship. जैसे कि मैंने definition में आपको बताया, entrepreneurship is a complete based on the skill. स्किल्स के ऊपर, हुनर के ऊपर ही एंटरप्रेन्योरशिप पूरा बेस्ड होता है। ठीक है, क्योंकि देखो जिसके पास हुनर होता है ना, जिसके पास एक स्किल होगी, उसके पास ही नए नए आइडियाज आ सकते हैं, उसका माइंड ज्यादा तेज चलता है। ठीक है, तो स्किल्स जो होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिक्वायर्ड, वो होती हैं 3। बेसिकली हमारी जो स्किल्स हैं वो होती भी 3 ही है, और यही तीनों एंटरप्रेन्योरशिप में हमारी सहायक होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? टेक्निकल स्किल्स, मैनेजेरियल स्किल्स एंड पर्सनल स्किल्स। टेक्निकल, मैनेजेरियल एंड पर्सनल। टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं? टेक्निकल स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिसमें कि हम टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, इन सब की नॉलेज को बहुत अच्छे से लेते हैं, ग्रैब करते हैं। मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर को
उसके बिजनेस में यूज होने वाले हर एक इक्विपमेंट, हर एक मशीनरी, हर एक टूल के बारे में पता होना चाहिए। तभी वो क्या होगा, तभी तो वो अपने जो मैनेजर्स हैं, जो अपने सुपर, उनको भी बता पाएगा। अगर कोई मशीन, कोई इक्विपमेंट उन्हें नहीं चलाना आ रहा तो एंटरप्रेन्योर तुरंत बता देगा, है ना। अब मशीन तो आपने मंगा ली लंदन से, बहुत एक्सपेंसिव, आपको वो ऑपरेट करनी आ नहीं रही, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यू आर हैविंग अ जीरो टेक्निकल स्किल्स, है ना। तो इसीलिए टेक्निकल स्किल्स एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसकी सक्सेस बहुत बड़ी हो सके। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स में बेसिकली हमारी सारी टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज के नॉलेज आती है। सेकंड आती है हमारी मैनेजेरियल स्किल्स। मैनेजेरियल स्किल्स क्या होती है, जो मैनेजर्स होते हैं ना, बेसिकली उनकी स्किल्स होती हैं ये। ठीक है, मैनेजेरियल स्किल्स बेसिकली जो काम करती है ना, वो एक ही चीज पे करती है, एथिकल वैल्यूज के ऊपर। जो हमारी एथिकल वैल्यूज होती है ना, उनको बरकरार रखने के लिए, उनको बनाए रखने का काम होता है मैनेजर्स का। मैनेजर्स का मेन रोल और कुछ नहीं होता। मैनेजर्स जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स को, उनकी वैल्यूज को, और जो उनका लोअर स्टाफ होता है उनको जो है मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और इन सब के बारे में बताते हैं। तो ये होती है हमारी मैनेजेरियल स्किल, टू नो अबाउट द एथिकल वैल्यूज। Then we are having personal skills. पर्सनल स्किल्स जो होती है ना, पर्सनल स्किल्स हर एक व्यक्ति की अपनी अलग होती है, हर एक व्यक्ति की अलग होती है। ठीक है, पर्सनल स्किल ही है जो हर एक व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करती है। जैसे कि जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस आर द सेम। सबको भगवान ने सेम आंख दी, सेम नाक दी, उतने ही कान दिए, उतने ही हाथ दिए, वो ही दिमाग दिया, है ना। दिमाग भी सबको सेम लेवल का दिया। बट व्हाट इज द थिंग्स विच मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन, वो होती है हमारी पर्सनल स्किल्स, हमारा एटीट्यूड। ठीक है, और हमारे वैल्यू एजुकेशन, मतलब कि हमारी जो एथिकल वैल्यूज है वो। तो ये है जो अलग करती है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो पर्सनल स्किल्स बेसिकली क्या होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति के अंदर अपनी बात मनवाने की वो बहुत अच्छे से होती है, स्किल बहुत अच्छी होती है। कोई है जो बहुत अच्छा वक्ता है, कोई है बहुत अच्छा गा सकता है, कोई है बहुत अच्छा पेंट कर सकता है। तो ये होती है पर्सनल स्किल्स, ठीक है ना आपकी। तो इट इज ऑल अबाउट द स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी नए बिजनेस की क्रिएशन, इनोवेशन होता है, जो कि एक प्रॉफिट जनरेशन के लिए हम लोग करते हैं, जिसमें कि एक रिस्क होता है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, और क्रिएशन एंड इनोवेशन हमें चाहिए होती है। इसके अलावा हमने क्या कंसेप्चुअल मॉडल इज टास्क, एनवायरनमेंट, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। Then we have done the skill characteristics of entrepreneur, that is economic activities, creativity and innovation, risk bearing, profit making. Then we have done the skills required for the entrepreneurship development, that is technical skills, managerial skills and personal skills. इसके बाद moving on, what is entrepreneur? बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, ठीक है ना, वह व्यक्ति जिसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की नीड होती है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर आर द एक्शन ओरिएंटेड, हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स who take risk to achieve the goals. एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो एक्शन ओरिएंटेड और हाईली मोटिवेटेड पर्सन होते हैं, जो कि रिस्क उठाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, एक जोखिम उठाते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, उनको हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर आप बुक्स के थ्रू जाएंगे या नेट के थ्रू जाएंगे, तो वी आर हैविंग मोर देन 1000 ऑफ डेफिनेशन
entrepreneurship and entrepreneur. For entrepreneurship and entrepreneur, we are having numerous and thousands of definition given by blah blah philosophers and blah blah peoples. So it is the simplest one I found. Entrepreneur are the action oriented, highly motivated individual who take risk to achieve his or her goals. ठीक है, तो ये होती है entrepreneurs. अगर वन वर्ड में अगर आपको entrepreneur को डिफाइन करना है तो वन वर्ड में यू कैन डिफाइन देम थ्रू इनोवेटर्स. दे आर द इनोवेटर्स. तो वन वर्ड आंसर अगर आपका आता है entrepreneur के लिए तो यू कैन सिंपली राइट इनोवेटर्स. दे आर इनोवेटर्स. ठीक है. Now moving to the characteristics and quality of an entrepreneur. अब हमने entrepreneurship समझ लिया, entrepreneur समझ लिया. अब ये आप मुझे बताओगे कि एक entrepreneur के अंदर, एक उद्यमी के अंदर क्या क्या characteristics और qualities होनी चाहिए. What are the characteristics? एक व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करने जा रहा है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. इसको देखो ऐसे मतलब कि ना थिंक क्रिटिकली, सॉरी क्रिटिकली मत सोचो इसे, थिंक क्रिएटिविटी से सोचो इसे, इस टॉपिक को आप लोग कि एक फॉर एग्जांपल आप अपना एग्जांपल लो कि आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो इसके लिए आपको क्या क्या आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए कि बिजनेस अच्छा चल सके. यस, ओवर टू यू. Can anyone tell me the characteristics of entrepreneur? एक उद्यमी की, एक व्यक्ति की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? And sir, he or she has a lot of patience. Yes. He or she has a lot of patience, Okay. confidence, Confidence. Very good. a great determination, and a commitment. Commitment and determination. Excellent. Um, he or she should think about how he or she can help people with their business. Very good. Different mindset and Different positive mindset. Very good. Good. self-motivated always. Always self-motivated. Very good. That's all. Okay. These Hello. are you are very much. Yes, yes, yes. Sir, experience or knowledge? Experience and knowledge. Very good. Okay. तो you all are very much correct कि यही characteristics होते हैं entrepreneurship एक उद्यमी के. अभी मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, so that आप लोग क्लियर हो. अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है what are the characteristics of an entrepreneur, define entrepreneur and what are the characteristics of an entrepreneur, या what are the qualities an entrepreneur should bear, तो आपको क्या करना है, entrepreneur की definition लिखनी है. उसके बाद कम से, अगर ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कम से कम 10 से 15 क्वालिटीज लिखनी है और हो सके तो उन्हें डिफाइन कर देना, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? ही और शी मस्ट बी इंस्पायर्ड, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, स्किल्ड, ऑनेस्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेशन, पेशेंस, determinant, discipline,
passionate, a good organizer, work judgmental, innovative, idea generation, risk bearer, and optimistic. आई गेस इतनी तो बहुत है, 16 हो गई आई गेस ये. सो इनको एक एक करके हम सुनते हैं. इंस्पायर्ड, एक एंटरप्रेन्योर को ना हमेशा इंस्पायर्ड होना चाहिए, ठीक है ना. इंस्पायर्ड होगा तभी उसके अंदर जो होगी ना एक्शंस आएंगे, उसके अंदर स्ट्रेटेजीज बनेगी, है ना. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि स्टूडेंट्स के लिए जो हमेशा जो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, इतना स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन शायद मैं किसी को नहीं करता जो मैं अपने स्टूडेंट्स को करता हूँ कि every students have to go through have follow to the APJ अब्दुल कलाम. कलाम जी की बिब्लियोग्राफीज स्टूडेंट्स को सुननी चाहिए, जो कि गुलजार ने लिखी हुई है. गुलजार इज अ हिंदी पोएट, तो उन्होंने लिखी हुई है, तो उनको सुनना चाहिए, उनकी बिब्लियोग्राफीज को सुने. क्योंकि अब कलाम साहब जो थे वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सोचते थे, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें अपनी बिब्लियोग्राफी में बच्चों के लिए बोली है ना कि उसको कोई भी बच्चा सुनेगा ना तो बेसिकली मुझे तो रोना ही आ जाता है उनकी बातें सुन के. बट जब बच्चे सुनते हैं ना, दे फील सम इंस्पिरेशन, उनके अंदर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ इनसाइट हो रहा है. तो इस तरीके से आती है इंस्पिरेशन. जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए है एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे ही एंटरप्रेन्योर के लिए भी कुछ ना कोई इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है. इंस्पिरेशन कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इंस्पिरेशन पर्सन ही हो. इंस्पिरेशन कैन बी इंसिडेंट. हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा गरीब हो, ठीक है. दो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ गरीब, गरीब की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट हमारे इंडिया में ये वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ. तो अगर आपको ऐसा फीलिंग है, गरीबी इज जस्ट अ फीलिंग, तो अगर आपको ऐसी फीलिंग है कि आप गरीब हो, तो आप उस गरीबी से इंस्पायर हो सकते हो, है ना. आप उस गरीबी से इंस्पायर हो सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो कि नहीं मुझे तो इसे दूर करना है कैसे भी करके, ठीक है. तो ये होता है इंस्पायर्ड. लीडरशिप, entrepreneur always be a leader. Okay, before doing this, tell me, is there any difference between leader and a boss? क्या लीडर और बॉस के बीच में कोई डिफरेंस होता है क्या, या दे बोथ आर सेम? Is there any difference between leader and boss? सर जो बॉस होता है, मतलब बॉस जो होता है ना, उसके एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं और वो बैठ के उन्हें ऑर्डर देता है, लेकिन एक लीडर जो होता है वो सबसे आगे खड़ा होता है और वो सब मतलब अपने हेल्प कर रहा होता है, मतलब सबसे आगे खड़ा होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है. आई थिंक वेरी गुड भारती, यू आर वेरी मच नियर, वेरी गुड, एक्सीलेंट. देखिए, लीडर और बॉस के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. बॉस जो होता है ना, बॉस जो है अपनी ईगो का शिकारी होता है. बॉस क्या है, बॉस को ये है कि चाहे ठीक हो चाहे गलत हो, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो उसका खुद का होगा. वो सिर्फ क्या होता है, वो ऑर्डर पास करता है और सारे एम्प्लॉयज को वो ऑर्डर मानना है, चाहे कुछ भी हो. अगर वो उसका ऑर्डर गलत भी है ना, आप ये कह रहे हो, आपको ये लग रहा है, आभास हो रहा है कि नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा, हमारा बिजनेस डूब सकता है अगर हम ये एक्शन लेते हैं, तो बॉस क्या कहेगा, नहीं मुझे मतलब नहीं, डूबेगा तो डूब जाएगा, कोई नहीं, मेरा बिजनेस है ना, तुम सिर्फ काम करो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ उसका, तुम काम करो. बॉस का एटीट्यूड ये होता है. पर जो लीडर होता है, लीडर क्या होता है, लीडर कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन से परामर्श करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक मीटिंग करता है और उनके साथ बैठ के बातचीत करता है और तभी कोई डिसीजन लेता है. वो होता है लीडर, ठीक है. इसलिए एंटरप्रेन्योर को भी हमेशा एक लीडर होना चाहिए. ही और शी don't have to bear a boss attitude. He or she have to follow the leadership qualities. ठीक है. क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है, नए नए आइडियाज लेके आना, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, स्किल्ड एज आई टोल्ड के टेक्निकल, मैनेजरियल एंड पर्सनल स्किल होना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए। ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें कि उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, मोटिवेशन, पेशेंस, डिटर्मिनेंट, ये सब बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिस्क है, हम रिस्क के ऊपर काम कर रहे हैं, और रिस्क जहाँ पे भी होता है वहां पे हमारे पास पेशेंस और डिटर्मिनेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारी जो नौका है वो डूब जाएगी। ठीक है, डिसिप्लिन, पैशनेट, ये सब होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजर, वर्क जजमेंटल, ऑर्गेनाइजर और वर्क जजमेंटल होना भी बहुत जरूरी है। ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजर और वर्क जजमेंटल आप कैसे डिफाइन करोगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 3 आपने मैनेजर रखे हुए हैं, ठीक है, 2 आपने सुपरवाइजर रखे हुए हैं, बाकी आपके पास ट्रेनिंग स्टाफ है। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है छोटी सी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें आप जो एंटरप्रेन्योर होता है, देखो सभी को टास्क देके रखता है डिपार्टमेंट वाइज। मैनेजर्स के पास मैनेजर्स के टास्क होते हैं, सुपरवाइजर के पास सुपरवाइजर के टास्क होते हैं। अब उन 2 सुपरवाइजर में से एक सुपरवाइजर आपका बहुत ही तेज और चंट है, ठीक है, वो बहुत ही फास्ट है, मतलब कि उसको जो काम आप देते हो वो टाइम से पहले पूरा करके वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सोचता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के बारे में बहुत सोचता है, नए नए आइडियाज वो लेके आ रहा है, नई नई मार्केट हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, उस सुपरवाइजर को प्रमोट कर दिया एज अ हेड मैनेजर। अब उसको सुपरवाइजर है, उसको हेड मैनेजर बना दिया, तो ऑब्वियसली बाकी का स्टाफ जलेगा, बाकी के स्टाफ को बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि वो यही सोचेंगे कि भाई हम भी तो सेम काम कर रहे हैं, हम भी तो सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसको क्यों हेड बना दिया, हमारी प्रमोशन नहीं की हमारा। तो सारे इकट्ठे होकर यूनियन बना के लीडर के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमें भी प्रमोट करो, नहीं तो हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, उसे किया है तो उस टाइम पे क्या आती है, ऑर्गेनाइजर और वर्क जजमेंटल वाली क्वालिटी सामने निकल के आती है। उस टाइम पे एंटरप्रेन्योर, जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है, जो एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसका दिमाग क्या काम करता है, अगर देखो मेरा स्टाफ चला गया तो भी मुझे नुकसान है ना, तो वो क्या करता है, वो डिसीजन कैसे लेगा, वो उनको समझाएगा पहले तो, देखो उसका काम बहुत अच्छा था इसलिए उसको हेड मैनेजर बनाया गया। ठीक है, ऐसा करते हैं, आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ, मैनेजर्स को कहता है मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, अगर आप ये टास्क पूरा कर देते हो तो आप लोगों को भी प्रमोट कर दूंगा मैं। ठीक है ना, मैं आपको टास्क देता हूँ, मुझे कुछ टाइम दो, मैं आपको टास्क देता हूँ। और सुपरवाइजर को वो क्या समझाएगा, अगर तन से जेबी वो आगे ना राजी दहरी है, कभी 4 दिन डट के न कमा तम यार आगे छाती वगैरह देख लियो, फिर देखते भी। वेरी गुड, हाँ ले जाएगा भले 4 किलो। एक्सीलेंट दीपक प्लीज ऑफ योर माइक। दीपक ऑफ योर माइक। गाइस आई गेस जब भी आपका लेक्चर होता है ना, यू ऑल हैव टू बी एट द एम्प्टी प्लेस और द एरिया ऑफ योर हाउस विच इज नॉट टू मच डिस्टर्बिंग। ऐसी जगह पे बैठ के लेक्चर लिया करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। दो आपके पास ऑप्शन है कि हम रिकॉर्ड करके आपको दे सकते हैं, बट यहाँ पे फिर क्या फायदा है तुमको कनेक्ट होने का, अगर तुम्हारे पास कोई डाउट नहीं है, इंटरेक्शन नहीं कर सकते तो, और तुम बाजारों में हो, खेतों में बैठे हो, तो क्या फायदा है उस चीज का, कुछ फायदा नहीं है। और फेल हो जाओगे फिर, मतलब कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मेरे हिसाब से जो एक बच्चा है ना, उसको सबसे पहले एक स्टूडेंट को ना अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वो स्टूडेंट लाइफ में ये प्लेटफॉर्म आपका है, मेरा नहीं है। मैं तो मेरी पढ़ाई कर चुका, मेरी तो हो चुका जिंदगी में जो होना था, बट इट इज योर टाइम, ये आपका टाइम है, ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आप इसका यूज कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो, ये आपको फ्यूचर बताएगा आपका। तो एक स्टूडेंट की ना क्वालिटीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो जानने सबसे पहले बहुत जरूरी है ना। तो उसका सबसे पहले यही है कि क्लासरूम में हमें डिस्टरबेंस कम से कम करनी चाहिए। सो आई होप
और आई विल प्रे कि यहाँ पे डिस्टरबेंस कम हो एंड इंटरेक्शन ज्यादा हो, है ना। ओके, हम कहाँ थे गाइस, मैं भूल जाता हूँ, मुझे बता दो एक बारी हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे हम। हेलो, यस वी आर डूइंग द कैरेक्टर। हेलो, हाँ जी, वो टास्क दे रहे थे ना मैनेजर्स को। हाँ, yes, we are doing the characteristics of district organizer and work judgmental। तो वर्क जजमेंटल में मैं आपको एक रोल प्ले बता रहा था कि उसमें क्या हुआ था। उसमें उसने एंटरप्रेन्योर ने कहा मैनेजर को बोल दिया कि मैं तुम्हें भी प्रमोट कर दूंगा, तुम्हें मैं ये टास्क दे देता हूँ, ठीक है, अगर ये टास्क तुम पूरा कर दोगे तो तुम्हें मैं प्रमोट कर दूंगा, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे उसने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज कर लिया, है ना। अब वो टास्क कब देगा कब नहीं देगा बात इधर उधर हो जाएगी, वो शांत हो जाएंगे, उनको किसी तरीके से शांत कर देगा। तो मैनेजर्स तो हो गए शांत, उसने अपने पैसा भी बचा लिया, अपने मैनेजर्स को भी बचा लिया। अब भाई सुपरवाइजर लड़ रहा है, भाई हम दोनों तो सेम लेवल पे थे, उसको आपने मेरा हेड बना दिया, मेरे को प्रमोट भी नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में एक गुड एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अरे ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारा भी काम अच्छा ऐसा नहीं है, तो मैं ना तुम्हें ऐसा करता हूँ, तुम्हारा इंक्रीमेंट लगा देता हूँ, नेक्स्ट सैलरी से तुम्हें 500 रुपये बढ़ के मिलेंगे, ठीक है। तो एक जब एक जो वर्कर्स होते हैं ना, उनके लिए इतना भी बहुत होता है कि फ्री में उन्हें कुछ मिल जाए, उतना भी बहुत है। तो इस तरीके से जो होता है हमारा वर्क जजमेंटल और ऑर्गेनाइजर होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनको एक अच्छा होना चाहिए, ये क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इनोवेटिव, आइडिया जनरेशन एंड रिस्क बियरर। कभी भी एंटरप्रेन्योर को घबराना नहीं चाहिए रिस्क लेने से। नई नई जो टाइम और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ये थी क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में? ये जो है ना क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपके सिलेबस में 4 से 5 बार रिपीटेड है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। हो सकता है कि इतना रिपीट किया तो इसका क्वेश्चन आ ही आए आपके पेपर में। इट इज अगेन एंड अगेन रिपीटेड इन योर सिलेबस, सो तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक जो है हमारे बचते हैं अब। कौन कौन से? वन इज द मार्केटिंग मिक्स and 7 P's of marketing, and another one is the customer segmentation, ठीक है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सर हेलो सर, कोई भी हाँ जी, इंसान बोलो। एंटरप्रेन्योरशिप चूज क्यों करता है? हेलो हेलो, योर वॉइस इज ग्लिचिंग, प्लीज आस्क अगेन। सर, कोई भी इंसान है वो एंटरप्रेन्योरशिप क्यों चूज करता है? कोई भी इंसान एंटरप्रेन्योरशिप क्यों चूज करता है? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी इजीएस्ट वे जिसके थ्रू हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, ठीक है ना। और जो ह्यूमंस हैं, वी आर लिविंग फॉर व्हाट? वी आर लिविंग टू कंप्लीट आवर बेसिक नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स, है ना। जो एक आदमी है वो अपनी नीड्स, जरूरतें
को पूरा करने के लिए जी रहा है ना, नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स को पूरा करने के लिए जी रहा है। अब नीड्स Yes, वांट्स sir. एंड डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए, ठीक है। वो पैसा कैसे आएगा? सबसे इजीएस्ट वे है पैसा कमाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, एक तो सर उद्योग, मोस्टली जो यूथ है उद्योगपति बनना। वो जॉब की तरफ क्यों जाता है? जॉब की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि वो अपने दिमाग का जो, देखो हम यूज जो कर रहे हैं ना, वो मिनिमम से मिनिमम कर रहे हैं, है ना, इसलिए Yes, sir. उसकी तरफ जाता है। और लेकिन अगर आप देखोगे ना लेटर ऑन, जैसे अगर आप आज जॉब भी कर रहे हो, लेटर ऑन जो आज बच्चे जॉब कर रहे हैं ना, उनमें से 50% बच्चे फ्यूचर में जाके एंटरप्रेन्योर बने मिलते हैं। अगर आप अपने घर में भी देखोगे ना, जिन बच्चों ने जॉब शुरू की होगी, वो 2-4 महीने, साल 2 साल बाद जॉब छोड़ के कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस इज अ, सॉरी मेरे यहाँ पे ना अनाउंसमेंट चालू रहती है 24 घंटे। बिजनेस जो है, बिजनेस के अंदर हमारी खुद की क्रिएटिविटी, खुद की इनोवेशन होती है ना, हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें कि काम करना बड़ा इजी होता है, ठीक है। इसलिए एंटरप्रेन्योर जो है लोग चूज करते हैं, है ना। लेकिन और सर एंटरप्रेन्योर जो है, एंटरप्रेन्योर इज ऑल अबाउट, हाँ जो यस, एंटरप्रेन्योरशिप है इसके अंदर सक्सेस रेट सिर्फ 10% है। अगर 100 एंटरप्रेन्योरशिप ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उनमें से सिर्फ 10% सक्सेसफुल होंगे। वो किस लिए है, वो मैं आपको बताऊं वो किस लिए है। 10% जो सक्सेस रेट है वो इसलिए है बिकॉज जो पीपल्स है ना, पीपल्स अपना इनोवेट नहीं करते, अपना क्रिएशन नहीं करते, अपना आइडिया जनरेशन नहीं करते, ठीक है। वो क्या करते हैं, दे बिलीव इन कॉपी पेस्ट, दैट्स वाई द जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 10% है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी पेस्ट मत करो, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उस कॉपी पेस्टिंग में भी आप अपना तो आइडिया लगाओ। देखो जब तक आप अपने दिमाग के कसरत नहीं करोगे ना, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इन तीनों से, आइडिया जनरेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन, ठीक है ना। ये तीनों चीजें जरूरी है। अब आप ये सोचते हो जैसे कि आप लखनऊ गए, ठीक है, लखनऊ में आपने देखा कि वहां जो बिरयानी मिल रही है ना, वो बिरयानी यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में नहीं मिल रही, ठीक है। आप लखनऊ से वापस आए, आपने सोचा कि भाई ठीक है हम वो बिरयानी शुरू करते हैं बनानी, क्योंकि यहाँ मिल नहीं रही। आपने बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट कर दिया वहां का, तो आपका वो कुछ समय Yes, तो sir. चलेगा, लेकिन उसके बाद तो डाउन होने लगेगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपनी कुछ नई इनोवेशन तो कर ही नहीं रहे हो, है ना। बिजनेस नीड्स अ चेंज, मार्केट नीड्स अ चेंज, तो वो जो चेंज नहीं करते, इसलिए जो सक्सेस रेट है वो डाउन है ना। और सर जो चेंज करते रहते हैं ना, जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें नया बिजनेस स्टार्ट करना जरूरी है या कोई किसी और का कोई सिस्टम है, हम उसमें खुद का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन सिस्टम किसी और का, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप होगा? वो भी एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी। वो आप आगे पढ़ोगे, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर भी ये थोड़ा सा इसका जिक्र आता है कि आइडिया आपके पास है या फिर आइडिया किसी और का है, मेहनत आप कर रहे हो, है ना, उस आइडिया के ऊपर, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप ही कहलाएगी। और आप दोनों ही एंटरप्रेन्योर कहलाओगे, या तो पार्टनरशिप में कहलाओगे, पार्टनर्स कहलाओगे, या फ्रेंचाइजी ले रहे हो, या आपका शेयर होल्डर है वो, है ना। तो इस तरीके से कहलाएगा, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप ही कहलाएगी वो चीज भी, ठीक है ना। तो ठीक है सर। ये है, और चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बीकानेर वाला का मैं एग्जांपल देता हूँ। बीकानेर वाला आपने सुना होगा ब्रांड, यस सर। फूड ब्रांड है, बहुत नामी फूड ब्रांड है, हमारी यूनिवर्सिटी का भी कोर्स चल रहा है उसके साथ। तो जो बीकानेर वाला है, बीकानेर वाला की अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, बीकानेर वाला ने जब बिजनेस शुरू किया था ना, तो उनके जो दादा परदादा थे, उन्होंने साइकिल के ऊपर रसगुल्ले बेचने शुरू किए थे। साइकिल के यस सर। ऊपर घर घर जाके वो रसगुल्ले बेचते थे बीकानेर के अंदर, बीकानेर स्टेट के सिटी के अंदर। तो वहां से देखो आज वो करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, और उनका बिजनेस अब बंद नहीं हो सकता, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा,
ठीक है, वो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो टाइमली चेंज करते रहे अपने आप को। अगर वो चेंज ना करते तो वो रेडी पे आ जाते से ज्यादा, ठेले पे आ जाते, बस साइकिल से ठेले पे आ जाते। लेकिन उन्होंने चेंज करते रहे वो अपने बिजनेस को, है ना। टेक्नोलॉजिकल Yes, sir. चेंज, जो भी हमें चेंज चाहिए था, अपनी नई इनोवेशन क्रिएशन लाते रहे। तो इसलिए वो क्या हुए, वो इतने बड़े पूंजीपति बन चुके Yes, हैं sir. आज, तो है ना। सर तो अगर हम कोई भी ये है हमारा कि एंटरप्रेन्योरशिप की। हाँ, हम अगर कोई यस। बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो ऐसी कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए जो उसको ज्यादा पे करे और कम टाइम में, आज के टाइम के हिसाब से? देखो, आज के टाइम के हिसाब से ना, अगर मैं बात करूं, जो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं हमारी यूनिवर्सिटी का ही, जो हमारी यूनिवर्सिटी जिस मॉडल पे चल रही है ना, उस मॉडल को एक्चुअली हमारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाए, जिसके कारण हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बना सकती है अगर स्टूडेंट्स सही दिशा पे चले, तो स्टूडेंट सही रनवे पकड़े तो। अब स्टूडेंट्स जो है रनवे सही नहीं पकड़ पाते, इसलिए वो रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, आप उन बच्चों से भी पूछ के देखना, उन बच्चों को जो नॉलेज आपको मिल रही है ना इंडस्ट्री के थ्रू, वो लेकिन उन सर बच्चों को पूरी बैचलर डिग्री के थ्रू नहीं मिल पाते। जो यस, यस। ठीक है, हमने जो इंडस्ट्री की नॉलेज ले ली, लेकिन अगर हम खुद की इंडस्ट्री बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होगा उसमें। Your हेलो voice is glitching again. सर, अगर हम जो Can you repeat it? इंडस्ट्री में, Hello. सर आप, हेलो हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो ना। सर आपने अभी बताया हम इंडस्ट्री से यस, सीख रहे हैं, बोलो। ठीक है, हमने आई एम लिसनिंग। सीख लिया, लेकिन हम्म, जो अगर हम वही इंडस्ट्री हम्म, बिल्ड करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है ना। हम्म। नहीं, वही इंडस्ट्री बिल्ड आप क्यों करोगे? आप अगर आपका वही मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनो तो, जो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्री चूज की। क्या आपने, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने इंडस्ट्री अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज की है? नहीं सर। नहीं की ना, तो यहाँ पे है गैप। हम जो इंडस्ट्री चूज करते हैं ना, हम जो हुनर लेना चाह रहे हैं, वो हम अपने इंटरेस्ट का नहीं लेना चाह रहे। या तो हम हमारे पेरेंट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड है, या हम अपने फ्रेंड्स के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड है, या हम स्टाइफंड देख के इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है ना। और हम ये सब सर देख के अगर जो इन्फ्लुएंस्ड है। हमारा इंटरेस्ट है वो वहाँ पे उस प्लेस पे ना हो तो? किस प्लेस पे ना हो? उस प्लेस पे नहीं है तो यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। या तो आप उस जगह पे अपना इंटरेस्ट जनरेट करो, तब आपको आइडियाज आएंगे, या फिर जहां पे आपका इंटरेस्ट है आप उस जगह पे जाओ। क्योंकि आइडियाज का आना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बिना आइडिया के एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते आप। और आइडिया तब आते हैं जब आप अपने इंटरेस्ट का काम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो अगर अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगा ना, तो मेरा नाम बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जा सकता है, मेरी सक्सेस बहुत बड़ी हो सकती है। क्यों सक्सेस बहुत बड़ी हो सकती है? क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा हूँ, और जब बंदा अपने इंटरेस्ट का काम करता है ना, तो उसको मजा बहुत ज्यादा आता है, यस सर। वो एंजॉय करता है। और जब एंजॉय इंसान करता है ना, तो उसके अंदर एक डिजायर आ जाती है, ठीक है ना। और ऐसा कहा है किसी बहुत बड़े फिलोसफर ने कि जितनी बड़ी जिसकी डिजायर होती है ना, उतनी बड़ी उसकी सक्सेस होती है। तो यस सर। डिजायर का होना बहुत जरूरी है, और वो डिजायर हमें हमारे इंटरेस्ट से आती है, लेकिन ठीक सर है। एक तो अब एक बेसिकली, दिक्कत और आती है, कोई हाँ बंदा जी, अगर बताओ। एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है तो उसकी फैमिली हो गया, फ्रेंड, टीचर्स या कोई भी सपोर्ट नहीं करता। यस, यस। तो यहाँ पे क्या काम आता है? यहाँ पे आता है काम स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में या मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। आई होप आपका कम्युनिकेशन सब्जेक्ट हुआ है तो आपको पढ़ाया भी हो। स्वॉट एनालिसिस नहीं पढ़ा सर। है आपने? नहीं सर। ओके।
ओके मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने क्वेश्चन अराइज किया है तो। देखिए एक स्वॉट एनालिसिस होता है, स्वॉट एनालिसिस है ना हर स्टेप पे बहुत जरूरी है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो जो इंटरव्यूई है, इंटरव्यूई हमें पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वो हमसे ना, यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब इंटरव्यू ने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हम क्या करते हैं, हम उसे वो व्याख्यान करना शुरू कर देते हैं जो हमने उसको बायोडाटा में ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, सीवी में, यस सर। है ना। वहां पे इंटरव्यू पूछना चाहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ से कि आपका स्वॉट एनालिसिस क्या है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस एक मैनेजमेंट टर्म है जिससे कि इंसान ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में जानकारी लेता है। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? एस फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट। ठीक है, हर एक इंसान को अपनी शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ के बारे में, देन वीकनेस, उसकी क्या क्या वीकनेस है इंसान को उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वो ढूंढ रहा है, वो मतलब कि उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल क्या है। और थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है बेसिकली रुकावटें, रुकावटें कह सकते हो आप थ्रेट को, या जो भी आपको दिक्कत आ रही है। जैसे आपने बताया कि फैमिली रोक देती है, तो ये आपकी थ्रेट है, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए थ्रेट्स। या फिर कईयों को ऐसा हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, बट आप अपनी फैमिली में अकेले लड़के हो, यू आर ओनली बॉय चाइल्ड, तो आपकी फैमिली आपको नहीं जाने देगी, यस सर। भले ही आपको फ्री में लेके जा रहे हैं फॉरेन, तो वो है थ्रेट। ठीक है, तो ये स्वॉट एनालिसिस होता है हमारा। एक तो होता है पर्सनल स्वॉट एनालिसिस। पर्सनल स्वॉट एनालिसिस में इंसान अपने बारे में जानता है, अपनी कमियां, अपनी शक्तियां और अपॉर्चुनिटीज, वो क्या क्या उसका विजन है अपनी लाइफ को लेके, इसके बारे में जानता है। एक होता है स्वॉट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ये स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। और मेरा मानना ये है, देखो मैं मेरे बच्चों को तो फर्स्ट ईयर में ही ये टास्क दे देता हूँ कि स्वॉट एनालिसिस बनाओ। मैं बच्चों को सिखा देता हूँ स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस आप जितना जल्द से जल्द अपना कर लोगे ना, उससे क्या होगा, उससे आपको एक ही विजन मिलेगा, एक ही रनवे मिलेगा। अभी अभी आपके पास क्या है, अभी जब तक आप लोग अपना स्वॉट एनालिसिस नहीं करते ना, तब तक आपका दिमाग है ना 70 राहों पे चलता है। आपको ये लगता है अरे यार यहाँ पे ये काम कर लेता हूँ ये ठीक है, फिर आपको लगा नहीं जॉब कर लेता हूँ ये ठीक है, फिर आपको लगा नहीं ये कर लेता हूँ ये ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर लोगे ना, आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखेगा और आपको उसी पे ही दौड़ना है। और उसी पे दौड़ोगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होगे, क्योंकि आपके बाकी के रास्ते हट गए ना यस सर। आपके दिमाग से। वो क्यों हटे? क्योंकि आपको पता चल गया, आपने अपना एक शॉर्ट टर्म गोल बना लिया, आपने अपना एक लॉन्ग टर्म गोल बना लिया। अब आपके पास एक ही रनवे है कि पहले अपना शॉर्ट टर्म गोल तक पहुंचना, फिर दूसरा रनवे आपके पास शॉर्ट टर्म गोल के बाद अपने लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचना। ठीक है, मतलब अब कि उन सर गोल, हाँ, उन हमारा जो गोल्स के वाई है अकॉर्डिंग आपने वो अपनी, clear करो। हाँ हाँ हाँ, आपका जो, हमारा जो वाई होता है उसको पहले क्लियर करना होगा कि हम क्यों यस क्या कर रहे हैं यस और क्यों यस, कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं। और जैसे ही वो आपका क्लियर होगा ना, आपको ये पता चल जाएगा कि इस रास्ते में आपके पास रुकावटें क्या क्या आएंगी। जैसे आपने कहा कि फैमिली रुकावट बनती है, तो आपको पता चल जाएगा रुकावटें क्या क्या आएंगी। तो उस रुकावटों के लिए आप एक स्ट्रैटेजी बना लोगे, एक नीति, एक रणनीति पहले ही बना लोगे। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, राजा महाराजा युद्ध पे जाने से पहले एक रात पहले नीति बना रहे होते हैं, एक बड़ा सा चार्ट रख के स्ट्रैटेजी यस बना सर। रहे होते हैं कि हम ये वाला व्यू की रचना करेंगे, हम ऐसे वहां तक पहुंचेंगे, हम तो वो नीति बनाना बहुत जरूरी है, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। जब तक स्ट्रैटेजी नहीं होगी ना एक इंसान के पास, तो वो अपनी रुकावटों को नहीं दूर कर सकता, है ना। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मैंने बैचलर्स में ही मेरा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल सोच लिया था कि भाई मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है, लॉन्ग टर्म गोल ये है। तो मेरे पास रनवे एक ही था। तो मेरा जो बहुत यंग एज में मैं फटाफट से उनको अचीव करता चला गया, है ना। तो ये होता है, तो जितने जल्द से जल्द हम अपने गोल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना, उतना हमारे लिए बेस्ट। तो आई अगेन रिकमेंड यू कि, हाँ, हु इज ही इडियट, अंकित आप अपना ना माइक ऑफ कर दो। यस, तो
मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द अपना स्वॉट एनालिसिस बना लो, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस करने से क्या होगा ना, स्वॉट एनालिसिस करने के 3-4 फायदे होते हैं हमारे। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हम अपने बारे में जानकारी लेते हैं, और जब भी हम अपने बारे में जानकारी लेते हैं ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी फैमिली गैदरिंग में जाते हो, तो आपने कई बार सुना होगा किसी को बोलते कि देख फलाने का छोरा या फलाने की छोरी को देख, अलग ही दिख रहा है वो पूरे फंक्शन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बंदे के चेहरे का कॉन्फिडेंस, उसकी नॉलेज अलग है, इसलिए हम एक दूसरे से अलग दिखने लग जाते हैं फिर। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने बारे में जानेंगे ना, उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो हमें सबसे पहला जो हमारा वो बनता है ना, वो ये है कि हमें अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप अपना स्वॉट एनालिसिस करो। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। एनी अदर डाउट you are having? No, sir. Okay, so let's we play a management game with you. इतना अब ज्यादा भाषणबाजी हुई है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। मैं आप लोगों के साथ एक गेम करता हूँ, ठीक है? वो गेम क्या है, वो गेम सुन लो और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, गेम है कि आप सभी का नाम है एक, है ना? आप सभी के पास अपना एक नाम है। आपको करना क्या है, उस नाम का इनिशियल लेटर लेना है। ठीक है, इनिशियल लेटर होता है, जैसे कि मेरा नाम लवलेश है, तो मेरे नाम का इनिशियल लेटर क्या है, एल, जिससे कि आपका नाम शुरू हो रहा है। तो आपको अपने नाम का इनिशियल लेटर लेना है, उस इनिशियल लेटर से ही शुरू होनी चाहिए ऐसी अपनी आपको स्ट्रेंथ बतानी है। आप कम से कम 2 स्ट्रेंथ तो आप बताओ, लेकिन वो स्ट्रेंथ जो है शुरू इनिशियल लेटर से ही होनी चाहिए। गेम समझ में आया? आपको अपना नाम का इनिशियल लेटर लेना है और उस इनिशियल लेटर से शुरू होने वाली आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है वो वर्ड ढूंढना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका आपका नाम अलीशा है, ठीक है, ई से शुरू हो रहा आपका नाम। अलीशा एक लड़की है जो कि बहुत ही अपने आप को मेंटेन करके रखती है, बहुत ही मतलब कि सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है। तो ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई एक तरीके से, है ना? तो वो स्ट्रेंथ है उसकी। तो मैंने उसको कहा ये गेम के लिए, तो उसने क्या किया, उसने कहा माय नेम इज अलीशा, इनिशियल लेटर इज ई और माय स्ट्रेंथ इज आई एम एलिगेंट। उसने अपनी स्ट्रेंथ बताई, लेकिन स्ट्रेंथ आपको बतानी है जो आपकी इनिशियल लेटर से शुरू, आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है। भाई जैसे अगर आपकी स्ट्रेंथ है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रेंथ है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का ऐसा वर्ड ढूंढो जो कि आपके इनिशियल लेटर से शुरू हो। ठीक है, तो इस गेम से क्या होगा, इस गेम से आपके पास 2-3 फायदे होंगे। एक तो आप अपने बारे में जानोगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलेगा, स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलेगा। और दूसरी बात, जब आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, आप उस स्ट्रेंथ को अपने इनिशियल लेटर के साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, है ना? तो आप अलग अलग नए नए वर्ड्स को ढूंढोगे, गूगल करोगे या कुछ भी करोगे, तो नए नए वर्ड्स को जब आप ढूंढोगे तो उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो ये 3-4 फायदे इस गेम से होते हैं, है ना? तो करें हम ये गेम शुरू? हाँ, इसमें एक और ट्विस्ट कर देते हैं। इसमें आपको आपके नाम का मतलब भी बताना है। क्योंकि देखो हमारे पेरेंट्स, इंडियन कल्चर में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, हमारे पेरेंट्स हमारा नाम रख देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे नाम होते हैं, इतने सुंदर सुंदर हमारे नाम होते हैं, बट हम क्या होते हैं, हम इतने बेवकूफ, इतने डम्प है कि हमें अपने नामों के मतलब ही नहीं पता होते, हमारी जिंदगी बीत जाती है। हम किसी गैदरिंग में गए हैं, किसी ने पूछा, अरे सुरेश ये आपका बेटा है? हाँ जी मेरा बेटा है। क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम टिंकू है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा नाम है। ये टिंकू का मतलब क्या होता है? वहीं पे हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं है टिंकू का मतलब क्या है।
नाम तो है हमारा, दिया हुआ हमें एक नाम, पर हमें उसका मतलब ही नहीं पता, वहीं पे हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो इट गिव्स वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देती है ये चीज। तो इसीलिए हमें अपने नाम का मतलब पता होना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जैसे ही हम अपने बारे में जानकारियां लेते हैं ना, उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मैं आपको ना, आप सभी को मैं 5 मिनट देता हूँ। ठीक है, आप सभी अपना नाम का इनिशियल लेटर लो और उससे शुरू होने वाली अपनी स्ट्रेंथ बताओगे मुझे। Everyone have to participate. Okay, are you all agree? यस सर। ठीक है, डन। 5 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ, आप अपने नाम का इनिशियल लेटर लो और उससे शुरू होने वाली अपनी स्ट्रेंथ के बारे में आपने मुझे बताना है, और अगर आप अपने नाम का मतलब जानते हैं तो वो भी मुझे बताएंगे। ठीक है, एंड एवरीवन हैव टू पार्टिसिपेट। This conference will now be recorded. Okay, guys, are you all done with the activity? I will announce a name. Only that student will on the mic and tell me about her or himself. Okay, मैं नाम अनाउंस करूंगा, वही बच्चा अपना माइक ऑफ करके और मुझे बताएगा। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में और अपने नाम के बारे में। ओके, वी विल स्टार्ट विद मिस आरती। आरती, MLT 101। हेलो। हाँ जी आरती जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप मतलब कि नाम का मीनिंग पूछ रहे हो ना? नाम का मीनिंग बताओ, और जो आपका नाम है जैसे आरती, तो उसका इनिशियल लेटर ए, उस ए से शुरू होने वाली अपनी स्ट्रेंथ हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बता दो, कैसे भी बता दो। सर ज्यादा कुछ तो पता नहीं, पर इतना पता है कि आरती का मतलब होता है धूप पूजा वगैरह, आरती पूजा वगैरह करना। ओके ओके। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है आरती?
आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं जो आपको दूसरों से अलग करती हैं? सर क्वालिटी जिससे मतलब दूसरों से अलग करती है मुझे। हम्म। सर जैसे कि डांस हो गया। डांस होगा। ओके, यू आर सेइंग डांस इज योर स्ट्रेंथ। बेसिकली स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो चीजें होती हैं जो हमारी शक्तियां कह, जिनको हम अपनी शक्ति कह सके, ठीक है। डांस इज अ स्किल, है ना। डांस जो है वो स्किल है, वो हमारी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? या तो आप इतने अच्छे डांसर हो, आप नेशनल लेवल तक जाओ और अपने आप को प्रूव करो, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। मतलब कि स्किल कैन कन्वर्ट इनटू योर स्ट्रेंथ, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज है ये इतनी इजी नहीं है करनी, स्वॉट एनालिसिस। इस पर टाइम लगता है, थोड़ा अपने बारे में सोचो, है ना। अब जैसे आपने अपना नाम बताया, आरती का मतलब होता है पूजा आराधना करना, ठीक है। हिंदू मेथोलॉजी के अकॉर्डिंग यू आर करेक्ट, बट आपको अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए और आप ये आंसर करो तो लोग हंसेंगे, है ना। तो आपको आंसर करना है अप्रोप्रिएट, एक्यूरेट। आपके पास आजकल तो गूगल है, इतना सब कुछ है, आप सर्च करो, एक्सप्लोर करो अपने आप को, है ना। तो अच्छे से करो आरती से, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, आप इसको अच्छे से करो। जैसे अब आपका आंसर सुन के ना मुझे मेरी एक स्टूडेंट की याद आ गई। जब मैंने मेरा करियर शुरू ही किया था, तो बेसिकली मेरी आदत है कि मैं ये गेम हर एक स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ मेरे। तो उस टाइम पे ना मेरे पास 40 बच्चे थे क्लास में, और वो 40 की 40 लड़कियां थी, लड़का एक भी नहीं था उस क्लास में। तो मैंने ये गेम शुरू किया, उस क्लास में एक लड़की का नाम था हीना, और वो खड़ी हुई, उसने मुझे कहा सर मेरा नाम हीना, और हीना मतलब मेहंदी। मतलब कि दैट टाइम वो इतनी इनोसेंट थी कि उसको ये नहीं समझ में आया कि क्या करना है, कैसे करना है। उसने बस जो उसको पता था उसने बोल दिया। तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको मैनेजमेंट, थोड़ा क्रिटिकली सोचो इस चीज को ना, कि आप अपने बारे में जानकारी ले रहे हो। आपको बुद्धू नहीं दिखना, आपको स्ट्रोंग दिखना है। ओके सर। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करो और दोबारा से इसको करना, ठीक है। आप खुद बताओगे मुझे नेक्स्ट टाइम, जब भी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे, अपना स्वॉट एनालिसिस कर लोगे। ओके ओके सर। ओके, नेक्स्ट इज अंकित संधू। अंकित जी। यस सर। हाँ जी, बताइए। सर अंकित का मीनिंग होता है टैलेंटेड और कॉन्कर्ड, मतलब हु ओके विंस, ओके, एंड गुड। स्ट्रेंथ एम्बिशियस एंड एक्टिव। एम्बिशियस एंड एक्टिव, हाँ ये हुआ यस कुछ, सर। मतलब कि वेरी गुड अंकित, वेल डन। ठीक है, ये तुमने गूगल थैंक यू की सर। हेल्प से किया है, बट यस किया तो है है ना। यस तो सर। पता चल रहा है कि आपने डायरेक्टली गूगल पे लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंकित, तो आपके पास 2 वर्ड्स आ गए, ऐसा ही किया है ना। 3-4 आए थे सर। हाँ, तो बेसिकली ठीक है, आप गूगल की हेल्प लो, नो डाउट, आप गूगल की हेल्प लो, बट बी ओरिजिनल। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड ढूंढ लिए और आपने वो लिख दिए, तो वो उस टाइम पे तो आप पास हो गए, इस टाइम पे तो आप पास हो गए, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप फेल हो जाओगे अगर आप वो नहीं हुए तो। लाइक आपने बोला कि यू आर एम्बिशियस एंड एक्टिव, अगर आप रियलिटी में ऐसे नहीं हो ना, यू आर नॉट एम्बिशियस और यू आर नॉट एक्टिव, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है फिर इन फ्यूचर। तो बी रियल इन दिस, ठीक है, ट्राई तभी टू बी लिखे सर। रियल। हाँ वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, गुड अंकित, वेल डन। नेक्स्ट इज थैंक यू सर। विजेंद्र 107। विजेंद्र जी। यस सर। हाँ जी, बताइए। सर मेरे नाम का मीनिंग है ब्रेव, ब्रेव, मतलब बात। ओके, वेरी गुड। एंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है स्टार्टिंग बिग विद हर्ट। बी? बिग हर्ट, बिग हर्ट। ओके ओके ओके। दिस कैन ऑल्सो बी अ वीकनेस sometime, है ना विजेंद्र। यस सर। Having a आज big आज heart,
आज की Having दुनिया a में तो weak- ये सब weakness- हाँ, तो ये वीकनेस भी तो हो सकती है, तो आप इसको स्ट्रेंथ क्यों कह रहे हो? दिस कैन बी योर वीकनेस। सर मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रेंथ है ना, वैसे आजकल की दुनिया में के हिसाब से वीकनेस हो सकती है। अच्छा, ठीक है, चलो, वेल अटेम्प्ट, गुड। नेक्स्ट इज कॉलर 1. व्हाट इज द नेम ऑफ कॉलर 01? I request if you change this to your name, please. Caller 01. Caller 01. हेलो, कॉलर 01 ऑफलाइन ऑनलाइन भी है, चलो छोड़ो इसे। ध्रुव जी, MLT 10 110। आई गेस ये धूरव है। धूरव, आर यू देयर विद अस? जो भी बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना, उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। गौरव जो भी ऑफलाइन चला गया, ओ गॉड। जीवेश, आर यू देयर विद अस? जीवेश, नो। नेहा, is Neha with us? Neha 120. Neha, okay. Pooja, सर पूजा मीन्स प्रेयर, भजन, आस्था। okay. और सर जो स्ट्रेंथ है वो है प्रोनाउन केबल और प्रोजेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। Self confidence, okay. Very good, well attempted. If I tell you, can you give me an example of self confidence in your life? क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल के? ये सर कोई भी काम जब हम करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस होके तो। सेल्फ कॉन्फिडेंस का एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए अपनी लाइफ से, जहाँ पे आपने महसूस किया हो कि आपने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। यस सर, जब भी हम किसी ग्रुप में वगैरह में बैठे होते हैं, जब हम कोई अपनी बात रखते हैं तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जब अपनी बातों को अच्छी तरीके से हम बता सकते हैं किसी को एक्सप्लेन करके। ओके, आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो इन अ बंच ऑफ पीपल और इन एनी गैदरिंग। ओके, गुड, वेल अटेम्प्टेड। द लास्ट वी आर हैविंग सुनील 129। सुनील जी, सुन रहे हैं आप हमें? सुनील जी, आर यू विद अस? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। बताइए। गुड मॉर्निंग जी सर। हाँ जी, बोलिए। सर, मेरे नाम का अर्थ है नीलम। नीलम, व्हाट इज नीलम? हाँ जी नीलम इज अ स्टोन। सर, हाँ जी, स्टोन। ओके, तो आपने नीलम देखा, आपके नाम का मतलब नीलम है। अब नीलम स्टोन है, तो वो स्टोन किस यूज के लिए होता है, ठीक है, किस पर्पस के लिए होता है, दैट कैन बी द मीनिंग ऑफ योर नेम, है ना। नीलम तो ऐसे ऑड लगता है कि नीलम, ठीक है, नीलम तो आपका डिक्शनरी मीनिंग हो गया एक तरीके से, हम कह सकते हैं, है ना। बट जो बेसिकली जो उसका डेफिनेशन आ रही है नीलम की,
सर जैसे गहरे गहरे नीले रंग का। गहरे नीले रंग का, उसको कहेंगे सुनील। हाँ जी। ओके ठीक है। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? सर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस। Self confidence, again I am asking same question to you. Can you give me example of self confidence? Where you find it? Self confidence क्या होता है, क्या आपको पता है? हाँ जी, खुद पे भरोसा। खुद पे जो भरोसा होता है उसको आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। सर ओके ठीक है, वेल अटेम्प्टेड। ओके तो गाइस ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी। ये इनिशियल स्टेज पे जो आपने परफॉर्म किया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी गुड, वेरी वेल डन। बट इतना इफेक्टिवली आप लोग अभी इस तक नहीं पहुंच पाए हो बिकॉज अपने बारे में जानकारी लेना इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसी चीज में ना हमें कोई भी फंसा सकता है बड़ी इजीली। भाई आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी वीकनेस भी हो सकती है, आपकी जो वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वॉट एनालिसिस में आप जितना रियल और जितना रियलिटी आप शो करेंगे ना उतना अच्छा होता है आपके लिए। मतलब कि कॉपी पेस्ट वाला काम ना करके आप यू मस्ट फाइंड योरसेल्फ। आप अपने बारे में सोचो, अपने बारे में जानकारी लो। ठीक है, तो इसका बेसिक रूल यही है कि आप अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कलेक्ट कर सको। और वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप कब कैसे कलेक्ट कर सकते हो? थ्रू कंसंट्रेशन। जब आप कंसंट्रेशन आपकी बहुत हाई होगी, आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पा रहे हो, किसी चीज पे फोकस कर पा रहे हो, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अब मुझे बताओ, आपको आज का सेशन समझ में आ गया पूरा? आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन की, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोडक्शन किया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किए, कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किया, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये टॉपिक हमने कवर किए और आप सभी के डाउट्स हमने क्लियर किए। तो आप सभी को ये सब समझ में आ गया? कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया तो मुझे बताओ। Okay, no doubt is there. Okay, thank you so much.